अनुसंधान अभिकल्प या जो रिसर्च डिजाइन रहता है उसकी प्रारंभिक बातों का चर्चा मैंने की और उसके अंतर्गत किन किन चीजों को सम्मिलित करना रहता है, कैसे सम्मिलित करना रहता है। एक अच्छा अनुसंधान अभिकल्प यदि हम शोध आरंभ करने के पहले तैयार कर लें तो किस प्रकार से लाभ हमको मिलते हैं। मूल रूप से रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत अगर हम पहले से आने वाली शोध के बारे में बहुत ज्यादा अगर हमारे विचारों में स्पष्टता है और हम उस स्पष्टता को और अधिक निखारना चाहते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम लोग के सबके घर में लोटा रहता है। अगर वो लोटा रोज उसको राख से अगर मांजा जाए तो उसकी चमक बनी रहती है। तो तराशना जो शब्द है हमारा रिसर्च में हमेशा एक चीज ध्यान रख के चलिए कि हमारा किसी दूसरे के साथ कोई कंपटीशन नहीं रहता है। अगर हमारा साथी क्या रिसर्च कर रहा है इस बात से हमारा कोई कंपटीशन नहीं रहता है। हमारा कंपटीशन अपने आप से रहता है कि कल तक हमको रिसर्च के बारे में जो मालूम था आज हमने उसमें और क्या नई चीज जोड़ी है, क्या नया चीज हमने उसमें सीखा है। अगर लगातार अगर हम इस तरीके से अपने रिसर्च के लिए समय देते रहें तो रिसर्च इंप्रूव होती चली जाती है। गाइड का रोल और एक रिसर्चर का रोल, इसको आपको भली भांति समझने की जरूरत है। सुपरवाइजर या गाइड का रोल सिर्फ इतना है कि आप रिसर्च के दौरान ऑन द ट्रैक हैं कि ऑफ द ट्रैक हैं, माने आप सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इतना बार गाइड का काम है। बाकी सब चीजें जो हैं वो आपके ऊपर निर्भर करती हैं। तो एक जो बिहेवियरल साइंसेज रहते हैं उन बिहेवियरल साइंसेज में हम कई प्रकार की रिसर्च करते हैं। एक तो रिसर्च जो हमारी रहती है वो एम्पिरिकल रहती है, अर्थात हम मॉडल्स को लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में उसके हिसाब से रिजल्ट निकालते हैं। हम लोग के इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमेट्रिक्स विषय है। इकोनॉमेट्रिक रिसर्च में बहुत सारी चीजें हमको पढ़ने मिलती हैं। वो एक एम्पिरिकल रिसर्च का एक भाग है, लेकिन ज्यादा करके जो रिसर्च होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की रिसर्च ज्यादा होती है, अर्थात वर्णनात्मक रिसर्च ज्यादा होती है। तो अलग अलग प्रकार की रिसर्च है, उन अलग अलग प्रकार की रिसर्च कैसे की जाए, किस प्रकार का रिसर्च डिजाइन
का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम व्याख्यान के इस भाग में इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। अब हम विभिन्न प्रकार के अनुसंधान अभिकल्प जो हैं उनकी चर्चा करते हैं। अब पहला है परिमाणात्मक अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके क्या क्या है? तो एक तो है प्रयोगात्मक, अर्ध प्रयोगात्मक, सह संबंधी और वर्णनात्मक। ये 4 प्रकार हैं। इन 4 प्रकारों के अंतर्गत हम किस तरीके से रिसर्च डिजाइन चुनने का प्रयास करते हैं, तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। जो परिमाणात्मक अनुसंधान अभिकल्प है, प्रयोगात्मक, वह कारण संबंधों का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक स्वतंत्र जड़ में छेड़खानी करना और एक आश्रित चर पर इसके प्रभाव को मापना शामिल है। विषय जो हैं न्यादर्शतः समूहों को सौंपे जाते हैं। आमतौर पर एक नियंत्रित वातावरण, जैसा एक प्रयोगशाला में आयोजित किया जाता है उस तरीके का रहता है। तो जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने के लिए प्रयोगात्मक अभिकल्प रहता है। एक स्वतंत्र चर में छेड़खानी करना। छेड़खानी करने का मतलब यह है कि यदि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करें तो उस मैनिपुलेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रहता है। और छोटे छोटे हम ग्रुप तैयार करते हैं और जो सब्जेक्ट रहते हैं वो अलग अलग ग्रुप्स को देते चले जाते हैं। और आमतौर पर एक नियंत्रित वातावरण, अर्थात एक पूर्ण रूपेण एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहता है। अर्थात हम 4 ग्रुप या 6 ग्रुप को अगर असाइन करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम एक प्रयोग करना चाहते हैं कि हमारे पास में 4 प्रकार के उर्वरक हैं और उन उर्वरकों का धान की किस्मों के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो वो 4 प्रकार के उर्वरक हैं, उनकी अलग अलग मात्राएं लेना, अलग अलग मात्राएं जो हमने न्यादर्शतः समूह बनाए हैं, इन समूहों में वो अलग अलग मात्राओं का प्रयोग करना। तो क्या है कि हम कंट्रोल करके चल रहे हैं कि हम इस ब्लॉक में इतनी मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करेंगे, या जो अन्य चीजें रहती हैं जैसे पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा का हम उपयोग कितना कर सकते हैं अलग अलग क्वांटिटी में, माने जिसको हम कह सकते हैं कि लेस डिफिशिएंट टू मोर रिच। इसी प्रकार से हम अलग अलग जो इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे खेत में फसल के साथ साथ में खरपतवार भी उगती चलती है, तो खरपतवार नियंत्रण के अलग अलग हमारे पास में रसायन उपलब्ध हैं। तो इनकी अलग अलग मात्रा का प्रयोग करना, अर्थात हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा रहता है अर्ध प्रयोगात्मक। अर्ध प्रयोगात्मक भी कारण परिणाम संबंधों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक डिजाइन के समान रहता है, लेकिन यादृच्छिक अभिहस्तांतरण के बिना, माने हम रैंडम रूप में न करके इसको पर्पजिव रूप में करते हैं।
अक्सर पहले से मौजूद समूहों के परिणामों की तुलना करना शामिल रहता है। अर्थात पहले कोई एक्सपेरिमेंट इस तरीके के किए गए हैं तो उसके साथ हम इसको करते चलते हैं, और ये अक्सर एक प्राकृतिक वातावरण में आयोजित किया जाता है। तो जैसे लैब के अंतर्गत हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत सारी जो स्पेसीज डेवलप करते हैं, उनकी ग्रोथ रेट देखते हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन आया वो देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट को फील्ड में लेके जाते हैं तो इस प्रकार का ये जो प्रयोग कहलाता है ये अर्ध प्रयोगात्मक कहलाता है। उसके बाद में आता है कि परिमाणात्मक अनुसंधान प्रयोग सह संबंधी अर्थात कोरिलेटिव। यह परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या चर संबंधित हैं, माने कौन कौन से चर संबंधित हैं और कितने स्ट्रांगली वो संबंधित हैं। चरों को प्रभावित किए बिना मापा जाता है। और एक रहता है चरों को इन्फ्लुएंस करना और दूसरा रहता है कि चरों को बिना इन्फ्लुएंस किए इसका मापन करना। अर्थात ये मूल रूप से जब दो चर आपस में स्ट्रांगली संबंधित दिखते हैं तो इस प्रकार के परिमाणात्मक अनुसंधान इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत हम जो न्यादर्श और जो शोध समस्या लेते हैं उन शोध समस्याओं की विशेषताओं का, उसमें जो चर दिए हैं उनके औसत मूल्य की गणना, उसमें यदि किसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उस प्रवृत्ति आदि का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पहले के जो हमने देखे थे उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप थी, लेकिन इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अर्थात चर को प्रभावित किए बिना उसका मापन किया जाता है। हम किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट इसके अंतर्गत नहीं करते हैं, बल्कि जो स्थितियां जैसी हैं उन स्थितियों का वैसा ही मापन करके उनकी विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। सरल सांख्यिकीय माध्यमों के द्वारा उनको बताने की कोशिश करते हैं और प्रवृत्तियों को, अर्थात अब उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जा रही है उसका हम उल्लेख करते चलते हैं। ये वर्णनात्मक इसके अंतर्गत आता है। उसके पश्चात में आते हैं गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार। इसमें वृत्त का अध्ययन, नृवंश विज्ञान, आधार सामग्री विश्लेषण द्वारा बने सिद्धांत और घटना का अध्ययन। तो क्वांटिटेटिव वाले में हम वर्णनात्मक, सहसंबंधी, अर्ध प्रयोगात्मक और प्रयोगात्मक इस प्रकार के इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम वृत्त का अध्ययन अर्थात हम केस की स्टडी करते हैं। जो बेस मटेरियल हमारे पास में एनालिसिस जो रहती है उसके द्वारा जो सिद्धांत बने रहते हैं उसका, और कोई इवेंट हुई रहती है उसका हम अध्ययन करते हैं। अब उसके बाद में आ गया व्रत का अध्ययन। व्रत का अध्ययन है किसी विशिष्ट विषय का विस्तृत अध्ययन, जैसे कोई स्थान, घटना, संगठन आदि। इसमें विभिन्न स्रोतों और विभिन्न विधियों का उपयोग करके डाटा एकत्र किया जा सकता है और मामले की समग्र हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उदाहरण के लिए हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम जब सर्विस कर रहे हैं तो हम जो सर्विस कंडीशंस हैं उन सर्विस कंडीशन से कितने सेटिस्फाई हैं, किस प्रकार की हिरार्की है, हमारे जो प्रमोशन के रूल्स हैं, हमारे जो कंडीशंस हैं, उनमें लिविंग कंडीशंस हैं,
हमारी फैमिली कंसर्न जो हैं, जो विभिन्न प्रकार के सर्कुलर्स जो समय समय पर इश्यू होते हैं, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी, हमारी प्रमोशन पॉलिसी, ये सब जो रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक व्रत का अध्ययन करते हैं। तो यह एक इस प्रकार का यहाँ पे ये तैयार होता है। नृवंश विज्ञान में किसी समुदाय या समूह की संस्कृति का विस्तृत अध्ययन करते हैं। विस्तारित विसर्जन और नजदीकी अवलोकन द्वारा समंत्र एकत्र किया जाता है। विश्वासों, परंपराओं, सामाजिक गतिशीलता आदि का वर्णन और व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित रहता है। ये जो अध्ययन है इस प्रकार के, विशेष रूप से नृवंश विज्ञान जो एक मेथड है, इसके अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में ज्यादा करके करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा संबंध जो रहता है किसी समुदाय या समूह की संस्कृति का विस्तृत अध्ययन करना रहता है। तो उस समय ये इस प्रकार का जो अनुसंधान अभिकल्प है वो ज्यादा काम का रहता है। अब दूसरा है आधार सामग्री विश्लेषण द्वारा बने सिद्धांत। गुणात्मक डेटा का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करके एक सिद्धांत को आगमनात्मक रूप से विकसित करने का लक्ष्य। अर्थात जो सिद्धांत बना हुआ है वह सिद्धांत किस प्रकार से बना हुआ है। जो क्वालिटेटिव डेटा का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी में बहुत सारी स्टडीज होती हैं, उसमें हमको डेटा लेते हैं, तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस रहते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस या वो जो निष्कर्ष रहते हैं, उसको हम डिडक्टिव रूप से निकालने और उनको विकसित करने का इसमें हमारा लक्ष्य रहता है। अब दूसरा है घटना का अध्ययन। प्रतिभागियों द्वारा जीवित अनुभवों का वर्णन करके किसी घटना या घटना को समझने का लक्ष्य रहता है। जैसे हम किसानों के द्वारा जो विशेष रूप से जो स्मॉल फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनकी एक आय बहुत कम रहती है। तो इनकी आय कम क्यों है, इनका जीवन स्तर कैसा है, इसका अध्ययन करने के लिए हमको उन प्रतिभागियों के अनुभवों का वर्णन करके उस घटना को समझने की आवश्यकता रहती है। अब ये इसके पश्चात में अनुसंधान या शोध के जो चरण होते हैं। पहला है कि समस्या की पहचान। एक शोधकर्ता शोध के विषय की पहचान करता है और प्रश्नों सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी है, तो उस सब्जेक्ट की एनालिसिस करने के लिए हम कई प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं और उनके उत्तर देने के लिए हम उनके कई प्रकार के तरीके अपनाते हैं और उन तरीकों को अपनाकर हम समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। समस्या की को पता चलता है कि कोई पूर्व अध्ययन नहीं है और समस्या का ठीक समाधान नहीं हुआ है, तो शोध समस्या की पहचान करते समय प्राप्त प्रश्नों के आधार पर एक परिकल्पना तैयार करने की आवश्यकता होती है। अगर पहले से अध्ययन है तो हमको मालूम है कि पहले से अगर अध्ययन है तो पहले से कुछ परिकल्पनाएं भी दी हुई हैं। अगर पहले से अध्ययन नहीं है तो परिकल्पनाएं नहीं दी हुई रहती हैं। तो उस समय शोधकर्ता उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते समय जो उसके पास में प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के आधार पर उसको एक हाइपोथेसिस डेवलप करने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार संबंध प्राप्त हो जाने के बाद
शोधकर्ता वर्णनात्मक जांच के माध्यम से अपना अध्ययन जारी रखता है। वर्णनात्मक माने ऐसा है कि आपको फैक्ट पता चलते चले गए और उसको आप एक्सप्लेन करते चले गए, क्योंकि एक प्रकार की डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। विषय का विस्तार से अध्ययन करने और जानकारी सही है या नहीं यह पता करने के लिए गुणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आपने जानकारियां तो कलेक्ट की, लेकिन वो जानकारी सही है कि नहीं, तो हम क्वालिटेटिव मेथड्स जो रहती है वो क्वालिटेटिव मेथड्स का उपयोग करके हम उसकी एनालिसिस करते हैं और आगे का अपना रिसर्च वर्क जारी रखते हैं। समंक प्रवृत्तियों को मापने के लिए अनुसंधान की वर्णनात्मक पद्धति का उपयोग समय की अवधि में चर के परिवर्तन को मापने के लिए किया जा सकता है, जिससे प्रवृत्तियों की पहचान और विश्लेषण किया जा सकता है। अर्थात जो हमने वर्णनात्मक हम करना चाहते हैं, वर्णनात्मक के अंतर्गत हमने क्या क्या एस्पेक्ट लिए, उन एस्पेक्ट की ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड को कैप्चर करना और ट्रेंड को कैप्चर करने के बाद में उसकी एनालिसिस करना। तो एनालिसिस करने के लिए तो इसके द्वारा हमको जो डेटा में जो एक प्रकार का ट्रेंड दिखाई देता है, वो ट्रेंड के इफेक्ट को हम कैप्चर कर सकते हैं। चरों की तुलना करने के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान का उपयोग विभिन्न चरों की तुलना करने के लिए किया जाता है। साथ ही विभिन्न जनसांख्यिकी विभिन्न चरों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। बहुत सारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं। वो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हमने जो विभिन्न प्रकार के चर लिए हैं, उन चरों के साथ में उनका रिएक्शन किस प्रकार का रहता है, उसके द्वारा जो हमने जो डिसीजन वेरिएबल्स लिए हैं, वो डिसीजन वेरिएबल्स जो रहते हैं वो डेमोग्राफिक वेरिएबल से इंफ्लुएंस होते हैं। तो अगर डेमोग्राफिक वेरिएबल में अंतर अगर आ रहा है तो उस अंतर का हमारे डिसीजन वेरिएबल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से वो डिसीजन वेरिएबल्स चेंज होते चले जाते हैं, इसको हम वर्णनात्मक पद्धति के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। विषय की विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए दूसरा उपयोग क्या रहता है इसका, विषय की विशेषताओं को परिभाषित करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। इनका उपयोग विषयों की विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है। इनमें राय, लक्षण, व्यवहार आदि जैसी विशेषताएं शामिल हो सकती है। ये पूरे के पूरे जितने मैंने बताए, ये पूरे के पूरे आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स लेने के बाद में हम इसको इस तरीके से करते जा सकते हैं। मौजूदा स्थितियों को सत्यापित या मान्य करने के लिए जो प्रेजेंट में स्थितियां दी हुई हैं उनको वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद उनको एक्सेप्ट करना। तो किसी मौजूदा स्थिति के वैधता का परीक्षण करने का प्रयास करते समय वर्णनात्मक शोध एक उपयोगी उपकरण साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें निष्कर्ष निकालने के पहले प्रत्येक चर का गहन विश्लेषण करना शामिल है। तो वर्णनात्मक जो शोध हम करते चलते हैं, वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं और उन वेरिएबल्स के बिहेवियर का हम डिटेल अध्ययन करते चले जाते हैं। तो डिटेल अध्ययन करते जाने से उस चर के व्यवहार के बारे में हमको पता चलता है। तो जो स्थितियां हैं, जिन स्थितियों के अंतर्गत हम उस शोध समस्या की व्याख्या कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसको सत्यापित करने में और उसको मान्य करने में हमको सहायता प्राप्त होती है। अब उसके पश्चात में आते हैं एक्सप्लोरेटरी या खोजपूर्ण अनुसंधान अध्ययन के मामले में अनुसंधान अभिकल्प। इस तरह के अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य अधिक सटीक जांच के लिए एक समस्या तैयार करना या परिचालन की दृष्टि से शोध परिकल्पनाओं को विकसित करना है। अर्थात वर्णनात्मक जो शोध रहते हैं वो ज्यादा करके
चीजों की व्याख्या करने पर केंद्रित रहते हैं। लेकिन यदि हमको और अधिक सटीक जांच करनी है, जैसे अगर हम कहीं पे कृषि की उत्पादकता का अध्ययन कर रहे हैं, तो वर्णनात्मक शोध के द्वारा हम कृषि की उत्पादकता के बारे में बहुत सारी चीजों की व्याख्या करेंगे कि जैसे वहां पे कृषि सिंचित भूमि का प्रतिशत क्या है, वहां पे कृषि के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, जो कृषक हैं वो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, साथ ही साथ में जो विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य किए जाते हैं उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा की उपलब्धता कैसी है। तो ये जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, इन एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं, वर्णनात्मक में इसकी व्याख्या करते चलते हैं। लेकिन यदि हमारा उद्देश्य ये हो कि ये जिन चरों की हमने अभी चर्चा की, उन चरों को कितनी मात्रा में परिवर्तित करने से उसका जो निष्कर्ष है उसके ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा, तो ये अधिक सटीक जांच कहलाती है। अर्थात यदि हम अभी हमारी मान लीजिए कि 30% जमीन जो है वो सिंचित है, अब यदि 1% और भूमि में हम सिंचाई की सुविधाएं विकसित करते हैं तो उससे कृषि उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार की सटीक जांच है। तो जो विचारों और अंतर्दृष्टि की खोज, माने जो इंसाइट है, इंसाइट का इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है और कंसेप्ट कैसे डेवलप होते हैं, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के द्वारा हमको पता चलता चला जाता है। इस तरह के अध्ययनों के लिए उपयुक्त शोध डिजाइन या रिसर्च डिजाइन इतना लचीला होना चाहिए कि अध्ययन के तहत किसी समस्या के पहलुओं पर विचार किए जाने का अवसर प्रदान किया जा सके। जैसे बहुत सारे जो डिस्क्रिप्टिव के जो रिसर्च डिजाइन रहते हैं वो रिजिड रहते हैं, लेकिन एक्सप्लोरेटरी का हमको रिसर्च डिजाइन फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। अर्थात किसी समय में यदि हमको उसमें कुछ चीज जोड़ना पड़े या कोई एस्पेक्ट उसमें इंसर्ट करना पड़े, किसी एक वेरिएबल का ट्रीटमेंट यदि हमको बदलने की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक होना आवश्यक है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इसको ज्यादा अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। शोध डिजाइन में अंतर्निहित लचीलेपन की आवश्यकता है। अर्थात हमारा जो रिसर्च का डिजाइन जो है, जो शोध अभिकल्प है, उसमें लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी इनबिल्ट होनी चाहिए, क्योंकि अनुसंधान समस्या मोटे तौर पर प्रारंभिक रूप से परिभाषित खोजपूर्ण अध्ययनों में अधिक सटीक अर्थ के साथ एक में तकलीफ हो जाती है, जो वास्तव में प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए अनुसंधान प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। 2-3 हम एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन वो एस्पेक्ट एक में चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हमको कृषि उत्पादन बढ़ाना है, तो कृषि उत्पादन बढ़ाना है तो एक तो हमने कहा कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, ये एक उसका अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये है कि हमको रासायनिक उर्वरकों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा अर्थ है। लेकिन सिंचाई क्षेत्र में विस्तार करना और रासायनिक उर्वरक या हमारे जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, इनकी मात्रा बढ़ाना, ये भी कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं। उसके साथ साथ में
कृषि बाजार उन्नत होना, कृषि बाजार उन्नत होना भी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि का कारक बनता है। परिवहन के साधन विकसित होना, कृषकों को जो फार्म लोन दिए जाते हैं उनका उपयोग कैसे अधिक से अधिक किया जा सके ये सुनिश्चित करना। अर्थात ये पूरी अलग अलग है, लेकिन ये अधिक सटीक अर्थ में एक में तब्दील हो जाती है। तो अब हमको रिलेवेंट डेटा लेने के लिए हमको जो अनुसंधान प्रक्रिया है उसमें बदलाव की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ऐसे अनुसंधान के लिए अनुसंधान अभिकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित 3 विधियों पर चर्चा की जाती है। अर्थात जो अभी एक्सप्लोरेटरी की बात की, एक है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, दूसरा है अनुभव सर्वेक्षण और अंतर्दृष्टि उद्वेलक उदाहरणों का विश्लेषण। अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते चले जाएंगे। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण शोध समस्या को सटीक रूप से तैयार करने या परिकल्पना विकसित करने का सबसे सरल और उपयोगी तरीका होता है। अर्थात जब आप रिसर्च टॉपिक इसके बारे में आप फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो फाइनल स्टेज में पहुंचने के बाद में जो आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है, एक सैद्धांतिक संरचना तैयार करनी पड़ती है शोध की, वो शोध की संरचना तैयार करने या उनको विकसित करने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक बहुत उपयोगी तरीका होता है। पहले के कार्यकर्ताओं द्वारा बताई गई परिकल्पना को संशोधित किया जा सकता है और आगे के शोध के लिए आधार के रूप में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब आपने पहले रिलेटेड रिव्यू किया है, जब रिसर्च पेपर आपने देखे तो उस रिसर्च पेपर में भी उसके 3-4 कंपोनेंट होते हैं। जैसा एक तो उसका वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला कंपोनेंट होता है किसी भी रिसर्च पेपर में, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला कंपोनेंट होता है, तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला कंपोनेंट होता है और चौथा फाइंडिंग्स वाला कंपोनेंट होता है। अर्थात उस संबंधित थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में उन्होंने किस प्रकार से रिव्यू किया, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए रिव्यू किया, उसके आधार पर उन्होंने कौन कौन से शोध के उद्देश्य निर्मित किए, शोध की कौन कौन सी परिकल्पनाएं निर्मित की, शोध की उन्होंने किस प्रकार की विधि विकसित की, ये एक शोध पत्र को पढ़ने के बाद में आपको पता चलता है। और साथ ही साथ में उन्होंने निष्कर्ष किस प्रकार से निकाले। अब आपके द्वारा जो रिसर्च किया जा रहा है, उस रिसर्च में जो लिटरेचर आप रिव्यू कर रहे हैं, हो सकता है कि वो लिटरेचर जो हो वो आपके टॉपिक से बहुत कुछ मिलता जुलता हो, लेकिन वो एग्जैक्टली मिलता जुलता नहीं है, पूर्ण रूपेण नहीं मिल रहा है, बल्कि अंशतः मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पहले के शोधकर्ताओं द्वारा जो परिकल्पनाएं बनाई गई हैं, उन परिकल्पनाओं को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है और जो शोध फ्यूचर में होना है उन शोध में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। इस बात पर भी विचार किया जा सकता है
कि क्या पहले से बताई गई परिकल्पना नई परिकल्पना का सुझाव दे रही है, अर्थात जो परिकल्पना आपने लिटरेचर रिव्यू के दौरान जिसका अध्ययन किया है, वो परिकल्पना क्या किसी नई परिकल्पना का सुझाव देती है? क्योंकि उसमें दिया रहता है कि इन इन परिस्थितियों के अंतर्गत ये परिकल्पना सार्थक सिद्ध होती है। अब अगर इन परिस्थितियों में बदलाव होगा तो उसके अनुरूप परिकल्पना में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। ये उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी हुई है पुराने रिसर्च पेपर में। तो क्या आप उस रिकमेंडेशन के ऊपर भी विचार कर सकते हैं? तो यह संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के द्वारा पता चलता है। इस प्रकार शोधकर्ता को दूसरों द्वारा पहले से किए गए कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन जिन मामलों में अभी तक परिकल्पना तैयार नहीं की गई है, उनका कार्य उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करना है ताकि इससे संबंधित परिकल्पना प्राप्त हो सके। तो आपने स्टडी की, स्टडी करने के बाद में आपने उसके बारे में एक फीलिंग प्राप्त की। उस फीलिंग के ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए कि कितने रूप में हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और ये जो एस्पेक्ट अभी तक टच नहीं किए गए हैं, इन एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए जो हमारे पास में लिटरेचर अवेलेबल है, उसका रिव्यू करके हम रिलेटेड हाइपोथेसिस किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद में अनुभव सर्वेक्षण। अनुभव सर्वेक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि जो ज्यादा करके हम फील्ड स्टडी करते हैं वो अनुभव सर्वेक्षणों के ऊपर ही आधारित रहती है। अनुभव सर्वेक्षण का अर्थ उन लोगों का सर्वेक्षण है जिनके पास अध्ययन के लिए समस्या का व्यावहारिक अनुभव था। जैसे अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे निर्धनता को दूर करने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं, उन उपायों के द्वारा हमारी निर्धनता कितनी दूर हुई है। जैसे निर्धनता मापन आपको मालूम है कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हुआ क्या कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि वह जितने भी प्रकार का व्यय करता है उपभोग के लिए, वह उसका उपभोग व्यय कहलाता है। अब उनको सरकार ने मुफ्त में बिजली कनेक्शन दे दिया। अब सरकार ने मुफ्त में बिजली कनेक्शन दे दिया, लेकिन जब गरीबी का मापन करने की बात आएगी तो वो मापन करते समय जो व्यय उन लोगों के द्वारा मुफ्त बिजली कनेक्शन पे दिया गया है, उस व्यय को जोड़ लिया जाएगा। इसी तरीके से सरकार की एक उज्ज्वला योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करती है। इसी तरीके से हाउसिंग स्कीम है, या अभी अगर हम स्वास्थ्य संबंधी उसमें देखें तो जो आयुष्मान भारत योजना है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार के बेनिफिट ट्रांसफर वाली योजनाएं हैं। तो इस प्रकार के बेनिफिट ट्रांसफर, तो जिनको ये किया गया वो बेनिफिशरीज थे, उन बेनिफिशरीज का एक अनुभव रहा है, व्यावहारिक अनुभव था। तो हम उन बेनिफिशरीज को चुनते हैं और उनके अनुभव का अध्ययन करते हैं। इस तरीके के सर्वेक्षण का उद्देश्य
और अनुसंधान समस्या से संबंधित नए विचारों के संबंधों में उद्देश्य है हमारा, कि ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, और जो उसके संदर्भ में नए विचार जो उत्पन्न होते हैं, अर्थात क्या नया और करने की आवश्यकता है, इसके लिए ये हमको अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। ऐसे सर्वेक्षण के लिए जो सक्षम लोग हैं और नए विचारों का योगदान कर सकते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक उत्तरदाताओं के रूप में चयन किया जा सकता है। अर्थात जो रिस्पोंडेंट का चुनाव करेंगे, तो रिस्पोंडेंट का चुनाव करते समय ऐसे जो हम सर्वे करते हैं, तो ऐसे सर्वे में जो लोग ऐसे कैपेबल हैं और कुछ नए विचार दे सकते हैं, ऐसे लोगों का हमको इसके अंतर्गत सर्वे करना चाहिए। इस प्रकार से चयनित उत्तरदाताओं का अन्वेषक द्वारा साक्षात्कार लिया जा सकता है, अर्थात हम इंटरव्यू कर सकते हैं। सूचनादाताओं से व्यवस्थित पूछताछ के लिए शोधकर्ता को एक साक्षात्कार कार्यक्रम तय करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। हम इंटरव्यू लेने जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए हमको एक प्रकार का प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो प्रोग्राम हम नहीं बनाते हैं तो इंटरव्यू हम नहीं कर सकते। लेकिन साक्षात्कार को इस अर्थ में लचीलापन सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तरदाताओं को उन मुद्दों और प्रश्नों को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन पर अन्वेषक ने पहले से विचार नहीं किया। अर्थात हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर लेके चले गए, अब उस क्वेश्चनर के बारे में हम लोगों से साक्षात्कार ले रहे हैं। अब ये मानना भी अपने आप में गलत है कि जो कुछ जो है वो पूरी की पूरी जानकारी हमको ही है, अकेले, किसी दूसरे को जानकारी है नहीं। तो ऐसे करने समय अगर कोई एक उत्तरदाता हमको किसी नए प्रकार की जानकारी अगर देता है, तो वो जानकारी भी हमको अपने इसमें रिसर्च में इंक्लूड करनी चाहिए। अनुभव सर्वेक्षण में आमतौर पर जब हम अनुभव एकत्र करने जाते हैं, तो वास्तव में हमको साक्षात्कार या इंटरव्यू लेने की जरूरत पड़ती है। और मेरा अनुभव ये रहा है कि कई बार ये इंटरव्यू काफी लंबा होता है और एक रिस्पोंडेंट से हमको कुछ एक घंटे बात करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जहां पे हम ये सोचते हैं कि उत्तरदाता जिनसे हमको प्रश्न पूछना है, उनको प्रश्नों की प्रति यदि पहले से भेज दी जाए तो उसका वो अध्ययन कर लें और उसके पश्चात में हम उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछें, तो ये ज्यादा अच्छा लगे। क्योंकि ऐसा करना यह उत्तरदाताओं को शामिल
विभिन्न मुद्दों पर कुछ अग्रिम सोच करने का अवसर देगा, ताकि साक्षात्कार के समय वे प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार एक अनुभव सर्वेक्षण शोधकर्ता को समस्या को अधिक संक्षिप्त रूप से परिभाषित करने और शोध परिकल्पना के निर्माण में मदद करने में सक्षम कर सकता है। सर्वेक्षण विभिन्न प्रकार के शोध करने के लिए व्यावहारिक संभावनाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। जो हम कई बार हम जो पायलट सर्वे करते हैं, वो पायलट सर्वे करने के पहले पीछे हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है उद्देश्य कि हमने अपने तरीके से एक बहुत अच्छी क्वेश्चनायर तैयार की है, लेकिन वो क्वेश्चनायर कितनी इफेक्टिव है, तो उसका यदि हम 30-40 लोगों से अगर उसके बारे में अगर हम पहले से जानकारी एकत्र कर लें, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न हमें ड्रॉप करने की आवश्यकता है, या कौन से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनको हमको क्वेश्चनायर में शामिल करने की आवश्यकता है, प्रश्नों को पूछने का जो ढंग है उसको क्या हमको बदलने की आवश्यकता है, या वो प्रश्न उतना ही ठीक है, या उसमें हल्का सा संशोधन करने की आवश्यकता है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनुभव सर्वेक्षण से हमको स्पष्ट होती है। अब अंतर्दृष्टि उद्बोधक उदाहरणों का उदाहरण विश्लेषण, जो इंसाइट रहती है, अर्थात हम जो सोच समस्या के बारे में जो इंसाइट डेवलप करना चाहते हैं, वो इंसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल, शोध के लिए परिकल्पना का सुझाव देने के लिए अंतर्दृष्टि उद्वेलक उदाहरणों का विश्लेषण भी एक उपयोगी तरीका है। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयुक्त है जहां मार्गदर्शक के रूप में सेवा करने का अनुभव बहुत कम है, अर्थात उस जो एज ए गाइड हमारे पास में एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में जो अंतर्दृष्टि उद्वेलक उदाहरण जो रहते हैं वो हमारी बहुत मदद करते हैं। इस पद्धति में उस घटना के चयनित उदाहरणों का गहन अध्ययन शामिल है जिसमें कोई रुचि रखता है, अर्थात कोई भी एक ब्रॉड सोशल स्कीम हो सकती है, उस स्कीम के बारे में जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे बहुत सारी स्कीम है, सरकार की इतनी सारी स्कीम चलती हैं, निर्धनता उन्मूलन को ही देख लीजिए कि इतनी सारी योजनाएं होते हुए भी जो निर्धनता में जितनी कमी आनी चाहिए, जितनी गिरावट आनी चाहिए, उतनी गिरावट नहीं आ पाती है। तो इसके बारे में कई बार हमको कोई सी चीजें मिलती चली जाती हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री मिलती चली जाती है, पेपर में कोई फीचर मिलता चला जाता है, या उस संबंध में कोई सी रचना या कहानी मिलती चली जाती है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए मौजूदा रिकॉर्ड यदि कोई हो, यानी पुराना कोई डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल है तो उसकी जांच की जा सकती है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि जो क्वेश्चन रहते हैं उसी क्वेश्चन के बारे में हम पूछते हैं, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में हम बिल्कुल एक फ्री एग्जाम्पल देते हैं, फ्री उसको स्पेस देते हैं और उससे उसके बारे में हम जानकारी एकत्र करते चलते हैं। इसमें अन्वेषक का दृष्टिकोण, अध्ययन की तीव्रता और एक एकीकृत व्याख्या में विभिन्न सूचनाओं को एक साथ खींचने की शोधकर्ता की क्षमता मुख्य विशेषताएं हैं, जो इस पद्धति में अंतर्दृष्टि को पैदा करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया बनाती है।
आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, और किस तरीके से आप उस समस्या को एक इंटीग्रेटेड रूप में ले सकते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता चलता है। अब इसके पश्चात में हम आते हैं वर्णनात्मक और निदानात्मक अनुसंधान अध्ययन के मामले में अनुसंधान अभिकल्प, अर्थात पूर्ण रूपेण जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के अलावा डायग्नोस्टिक, अर्थात क्या उसमें समस्या है उसका पता लगाना और उसकी व्याख्या करना। वर्णनात्मक शोध अध्ययन वे अध्ययन हैं जो किसी व्यक्ति या समूह की विशेषताओं का वर्णन करने से संबंधित हैं, जबकि निदानात्मक अनुसंधान अध्ययन उस आवृत्ति को निर्धारित करते हैं जिसके साथ कुछ होता है या अन्य चीज के साथ इसका संबंध होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में ज्यादा करके, क्योंकि ऐसा है कि एम्पिराइजेशन बहुत कम इसमें देखने में मिलता है, ज्यादा करके पीएचडी डिस्क्रिप्टिव होती है। वो किसी व्यक्ति या समूह की विशेषताओं का वर्णन करती है और उसी से हम निष्कर्ष निकालते चलते हैं। निदानात्मक अध्ययन प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, वो निदानात्मक या डायग्नोस्टिक, क्या क्या उस समस्या कैसी है, किस प्रकार की वो समस्या है, वो समस्या क्यों है, इन प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो निदानात्मक अनुसंधान कहलाता है। अब कुछ चर संबंध रिलेटेड हैं या नहीं, माने निदानात्मक शोध अध्ययनों के लिए चरों का रिलेटेड होना आवश्यक है। अगर वो रिलेटेड होंगे तभी वो निदानात्मक अध्ययन होता चलता है। इसके विपरीत विशिष्ट अनुमानों से संबंधित अध्ययन, व्यक्ति, समूह या स्थिति से संबंधित तथ्यों और विशेषताओं के विवरण के साथ वर्णनात्मक शोध अध्ययन के सभी उदाहरण हैं। विशिष्ट अनुमानों से संबंधित अध्ययन, व्यक्ति के बारे में अध्ययन, समूह के बारे में अध्ययन, स्थिति के बारे में अध्ययन, तथ्यों के बारे में अध्ययन, कुछ विशेषताओं के बारे में विवरण, अर्थात इनका सबका हम विवरण प्रस्तुत करते हैं। और अधिकांश सामाजिक शोध इसी श्रेणी में आते हैं, अर्थात जो डिस्क्रिप्टिव, अर्थात जो ज्यादा से ज्यादा जो सोशल साइंस के अंतर्गत रिसर्च होती है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की रिसर्च होती है। अनुसंधान डिजाइन के दृष्टिकोण से वर्णनात्मक और निदानात्मक अध्ययन समान आवश्यकताओं को साझा करते हैं, माने चाहे वर्णनात्मक हम लें चाहे निदानात्मक लें, इनकी आवश्यकताएं एक प्रकार से होती है। और इस तरीके से हम दो प्रकार के शोध अध्ययनों को एक साथ समूहित कर सकते हैं। वर्णनात्मक और निदानात्मक अध्ययन में शोधकर्ता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए कि वह क्या मापना चाहता है, और समग्र की स्पष्ट रूप में परिभाषा के साथ साथ इसे मापने के पर्याप्त तरीकों को खोजना चाहिए। अर्थात आप क्या अध्ययन शोध करना चाहते हैं ये प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। आप क्या मेजरमेंट करना चाहते हैं ये भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ में समग्र क्या है, उस समग्र की बिल्कुल स्पष्ट परिकल्पना आपको होनी चाहिए, और इसको किस तरीके से मापा जा सकता है इसके आपके पास में तरीके होने चाहिए। चूंकि उद्देश्य उक्त अध्ययनों में पूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त करना है, इसलिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए। जितनी ज्यादा हम सटीक जानकारी प्राप्त करते चले जाएंगे
उतनी हमारी रिसर्च ज्यादा वैल्यूएबल होती चली जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू रहता है, अनुसंधान डिजाइन में पूर्वाग्रह के खिलाफ सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए और शोध अध्ययन के किफायती समाधान के लिए उचित चिंता के साथ विश्वसनीयता को अधिकतम करना चाहिए। हमेशा एक रिसर्चर से यह अपेक्षा की जा सकती है वो पूर्वाग्रह मुक्त होगा। पूर्वाग्रह मुक्त का मतलब यह है कि अगर हम पहले से ये मान के चल रहे हैं कि यदि हम घरों में प्रकाश के लिए मुफ्त बिजली देंगे तो उससे निर्धनता के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है, ये पूर्वाग्रह है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको पक्के मकान बनाकर देंगे तो गरीबी दूर होती है, ये एक पूर्वाग्रह है। तो ऐसे बहुत सारे पूर्वाग्रह हो सकते हैं। हम किसी टीचिंग मेथड की इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि फलानी टीचिंग मेथड ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो जब भी हम अनुसंधान डिजाइन बनाते हैं तो वह अनुसंधान डिजाइन जो बायस रहता है, किसी भी प्रकार का जो बायस रहता है, उसके खिलाफ सिक्योरिटी का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए और विश्वसनीयता, अर्थात जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कलेक्ट करे हुए इंफॉर्मेशन हमारे कितने विश्वसनीय हैं, इन विश्वसनीय इसकी हमको चिंता करना आवश्यक होता है। इस तरीके के अध्ययनों में डिजाइन कठोर होना चाहिए और लचीला नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अध्ययन का उद्देश्य तैयार करना, अध्ययन किस बारे में है, इसे क्यों बनाया जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमारे मन में डाउट रहेगा तो हम कभी भी वो जो थियोरेटिकल एक्सप्लोरेशन रहता है, वो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क रहता है, उस फ्रेमवर्क को हम एप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं कर सकते। दूसरा, समंक संग्रह की पद्धति को डिजाइन करना, समंक एकत्र करने की कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी। जो डाटा कलेक्शन की विभिन्न विधियां हैं और कब कौन सी विधि की जाती है, कंपैरेटिव रूप में अधिकांश रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताबों में उसका वर्णन किया हुआ। तो पहले हम ये देखें कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च को करने के लिए कौन सी विधि मोस्ट एप्रोप्रिएट है, उसको हम एडॉप्ट करें। तीसरा है न्यायादर्श का चयन। हमेशा न्यायादर्श का चयन एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के पहले ओपिनियन पोल आते हैं और जब मतदान खत्म हो जाता है तो एग्जिट पोल आते हैं। अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग अनुमान देते हैं। उसका कारण क्या है कि उन्होंने सैंपल कितना कलेक्ट किया है। कुछ चैनल ये बोलते हैं कि हमारा सैंपल बहुत बड़ा सैंपल है, इसलिए हमारे परिणाम निकट रहेंगे, 3% इसमें वेरिएशन हो सकता है। इसी प्रकार से ओपिनियन पोल के बारे में भी कहा जा सकता है। तो ये मूल रूप से डिपेंड इस बात के ऊपर है कि आपने जो सैंपल चुना है वो सैंपल किस प्रकार से चुना है। अगर सैंपल आपका एप्रोप्रिएट है,
इसलिए क्या है कि सैंपल साइज का डिटर्मिनेशन करना चाहिए। जो एक आ गया कि आपको समग्र के बारे में जानकारी मानो, समग्र के बारे में जानकारी, इसका अर्थ यह है कि आपको पॉपुलेशन की साइज मालूम है और उस पॉपुलेशन की साइज के हिसाब से सैंपल साइज क्या होनी चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब वो सैंपल साइज आप डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद शुरू होता है समंक एकत्र करना। आवश्यक समंक कहाँ मिलेगा, समंक किस समय अवधि के साथ संबंधित होना चाहिए। तो दोनों क्रॉस सेक्शन स्टडी जब हम करते हैं तो क्रॉस सेक्शन स्टडीज में हमको इस तरीके के उसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। अभी जैसे हम स्टूडेंट की कुछ इसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना चाहते हैं और एक हमने ले लिया कोरोना के पहले का पीरियड और दूसरा ले लिया कोरोना के बाद का पीरियड। अब दोनों डेटा हमने एक साथ क्लब कर दिए तो दोनों चूंकि जो अवधि रही है उसका नेचर अलग अलग रहा है, तो जब उसका नेचर अलग अलग रहा है तो उसके परिणाम भी अलग अलग आते। हाँ, हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर हम कर सकते हैं, लेकिन हमको ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस समय अवधि के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे, ये डेटा हमको कहां से मिलेगा, हमारी स्टडी यूनिट में कौन कौन रहेगा, किससे हम कलेक्ट करेंगे, हमारे जो कौन कौन से सूचनाओं की हमको आवश्यकता होगी, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। समंक प्रसंस्करण और विश्लेषण, डाटा हमेशा आपके रॉ डेटा आपके पास में रहते हैं। इस रॉ डेटा की प्रोसेसिंग आप कैसे करेंगे और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक ने अगर एनोवा लगाया हो तो आप भी एनोवा लगाएं, आप दूसरी मेथड भी लगा सकते हैं। मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बहुत सारी मेथड अवेलेबल है, रिग्रेशन एनालिसिस की बहुत सारी मेथड अवेलेबल है। तो आपको यह तय करना है कि अगर मान लीजिए यहां से अगर हम इस तरीके से परिवर्तित करते हैं तो हमारे जो निष्कर्ष हैं या हमारी जो डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा प्रोसेसिंग कितनी साइंटिफिक हो पा रही है और एनालिसिस हम कितना कर पाते हैं। और उसके बाद में आता है निष्कर्षों को प्रस्तुत करना। सामान्य रूप से एक चीज मैंने देखी है, अधिकांश जो पीएचडी का वैल्यूएशन किया है, रिसर्च स्कॉलर लोग जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं उन निष्कर्षों को तो जरूर वो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उन निष्कर्षों की तुलना जो पहले से प्राप्त निष्कर्ष हैं उनके साथ नहीं करते। अगर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, उसमें कुछ फाइंडिंग्स निकली हैं, तो आप पहले अपनी फाइंडिंग्स को उन फाइंडिंग के साथ में कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद में आप देखिए कि वो फाइंडिंग कितनी आपस में मेल खाती हैं और कितनी वो एक दूसरे से भिन्न है। अगर वो मेल खा रही हैं तो उन मेल खाने के पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या है। अगर वो एक दूसरे से डिफर कर रही हैं तो बैकग्राउंड डिफर हो रहा है, इसलिए डिफर कर रही हैं। इस तरीके के लॉजिक आपको प्रस्तुत करने पड़ते हैं। अब ये अनुसंधान अधिकल्प में अनुसंधान मूलक और वर्णनात्मक, इसमें एक टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको प्रस्तुत किया है। अब अनुसंधान मूलक जो रहता है एक्सप्लोरेटरी, वो हमेशा लचीला रहता है, जबकि वर्णनात्मक हमेशा कठोर रहता है। अभिकल्प को समस्या के पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करना चाहिए और कठोर के अंतर्गत पूर्वाग्रह से सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए। अनुसंधान मूलक एक्सप्लोरेटरी में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, जबकि वर्णनात्मक में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है।
विश्लेषण के लिए सांख्यिकी अभिकल्प में, अनुसंधान मूलक में कोई पूर्व नियोजित डिजाइन नहीं होती है, लेकिन वर्णनात्मक में विश्लेषण के लिए पूर्व नियोजित डिजाइन का होना आवश्यक है। अवलोकनात्मक के लिए, समंक संग्रह के लिए असंरचित उपकरण अनस्ट्रक्चर्ड उपयोग में किए जाते हैं, जबकि वर्णनात्मक के लिए संरचित या सुविचारित उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। फिर परिचालन अर्थात जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट रहता है, प्रक्रिया के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं रहता, जबकि वर्णनात्मक में इनके बारे में हमेशा एडवांस डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अनुसंधान अभिकल्पों में जो अनुसंधान मूलक और वर्णनात्मक दो प्रकार के अभिकल्प हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। अब इसी प्रकार से जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, जो आपको अधिकांशतः जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताबें जो रहती हैं उसमें इस प्रकार से उसका उल्लेख किया रहता है, इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये तीन प्रकार के होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन, आफ्टर ओनली विथ कंट्रोल डिजाइन, बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल डिजाइन। और जो फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रहते हैं वो कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, फैक्टोरल डिजाइन। अब इसको समझाने के लिए मैंने थोड़े से अलग तरीके से इसका उपयोग किया है। ये जो हमारे डिजाइन जो बहुत सारे आते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है, जो प्रयोगात्मक डिजाइन जिसका हम उपयोग करते हैं। अब इसमें स्टूडेंट आप एमकॉम क्लासेस लिए हैं दोनों, एक है ओल्ड टीचिंग मेथड अर्थात जो पुरानी बिफोर न्यू टीचिंग मेथड अर्थात ये ओल्ड टीचिंग मेथड हो। एग्जामिनेशन दिया, बच्चों का परफॉर्मेंस देखा बिफोर द ट्रीटमेंट, अर्थात हम किसी प्रकार का इसमें उपचार नहीं किया, पहले हमने इन बच्चों का अध्ययन किया। उन अध्ययन करने के पश्चात में हमको एक ये मीन स्कोर मिला। अब उसके बाद में न्यू टीचिंग मेथड अर्थात हमने एक ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया। तो बिफोर क्या रहा, हमने ट्रीटमेंट नहीं इंट्रोड्यूस किया था, आफ्टर वाले में हमने ट्रीटमेंट इंक्लूड किया और मीन स्कोर आपका आया। तो ट्रीटमेंट इफेक्ट हमने कैसे देखा कि आफ्टर ट्रीटमेंट मीन स्कोर क्या रहा और बिफोर ट्रीटमेंट मीन स्कोर क्या रहा, इसको हमने देखा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर रहा है वो अंतर हम इसको इस संदर्भ में ले सकते हैं। अब आफ्टर ओनली विथ कंट्रोल ग्रुप, अब यहां पे हमने क्या किया है कि एक हमने टेस्ट एरिया अर्थात हमने जो पूरा सैंपल कलेक्ट किया है उस सैंपल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा है टेस्ट ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में हम किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट एरिया है उसमें हम चेंज कर रहे हैं। टेस्ट एरिया में हमने उनको न्यू ट्रीटमेंट मेथड बताई, टीचिंग मेथड, और उस टीचिंग मेथड का हमने आउटकम देखा। जबकि कंट्रोल ग्रुप में हमने किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया है और दोनों ग्रुप का हमने मीन स्कोर कैलकुलेट किया और मीन्स कैलकुलेट स्कोर करने के बाद में हमने इसका ट्रीटमेंट इफेक्ट देखा है। अब उसके बाद में बिफोर आफ्टर विदाउट कंट्रोल ग्रुप अर्थात पहले ओल्ड टीचिंग मेथड क्या रही है और न्यू टीचिंग मेथड क्या रही है, इसको कंपेयर किया और इसके आधार पे हमने जो इफेक्ट है वो इफेक्ट देखने का प्रयास किया है। अब होता क्या है कि ये रैंडम रेप्लिकेशन डिजाइन, इसमें पेशेंट है
ये वाला जो है ये ट्रीटमेंट ग्रुप है, अर्थात यहां पे हम किसी न किसी प्रकार का कोई उपचार उपलब्ध करा रहे हैं, और ये कंट्रोल ग्रुप है। अब इसको अभी हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये हमारी पॉपुलेशन है। ये ट्रीटमेंट ग्रुप के अंतर्गत हमने इनको वैक्सीन, कोरोना की कोविशील्ड या कोवैक्सीन वैक्सीन लगाई, और उसका हमने यहाँ पे परिणाम देखा। तो परिणाम में एक रिस्पोंडेंट ऐसा है जो आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है। अब कंट्रोल ग्रुप में हमने किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। ट्रीटमेंट न करने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे ये कोरोना अफेक्शन होने की जो रिजल्ट हैं वो हमको ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे हम वैक्सीन की इफिकेसी यहाँ पे देख सकते हैं। अब रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन, अब यहाँ पे हमने 4 ब्लॉक लिए हैं। 4 ब्लॉक में हमने अलग अलग तरीके से कितने कितने सीड दिए जाने चाहिए ये हमने देखे हैं। ये प्रत्येक ब्लॉक अलग अलग जगह पे है। हमने इनमें 90,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,80,000 ऐसे 4 अलग अलग ग्रुप में हमने पर एकड़ में सीड दिए हैं। अब उसके बाद में हम अलग अलग मेथड के द्वारा, अर्थात ये यहाँ पे हमने एक प्रकार के बीज उपयोग में लाए, यहाँ पे दूसरे प्रकार के बीज उपयोग में लाए, यहाँ पे तीसरे प्रकार के, यहाँ चौथे प्रकार के। तो क्या ऐसे अलग अलग बीजों का उपयोग करने के बाद में क्या हमारे फसल के उत्पादन में कोई अंतर पड़ता है, ये हम देख सकते हैं। अब उसके बाद में ये एक लैटिन स्क्वायर डिजाइन का है, अर्थात एक प्रकार का वर्गाकार ये एक डिजाइन रहता है। और इस प्रकार का जो लैटिन स्क्वायर डिजाइन है, वो लैटिन स्क्वायर डिजाइन का हम उपयोग ज्यादा करके एग्रीकल्चर रिसर्च में करते हैं। रिसर्च टॉपिक अभी चल रहा है। अब ये 4 प्रकार की फील्ड हैं। यहाँ पे प्रत्येक जगह हम अलग अलग किस्म का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अर्थात 4 प्रकार की, इसमें हमको 16 प्रकार की वैरायटी मिल रही है। तो 16 प्रकार की वैरायटी मिली और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एरिया में हमने इसका प्रयोग किया, तो उससे हमको जानकारी प्राप्त होती चली जाएगी। और यह है फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन में मैरिटल स्टेटस हमने लिया है, अर्थात ये मैरिटल स्टेटस एक प्रकार का फैक्टर है, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स एंड विडोड। अब इन यहाँ पे लेने के पश्चात में हम महिलाओं की जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में देखने का प्रयास करते चले जाते हैं। ये मैंने आप लोग को जो प्रैक्टिकली बहुत सारे रैंडम या जो रिसर्च डिजाइन प्रयोग में लिए जाते हैं उसके बारे में मैंने चर्चा की। अब मैं आप लोग को कुछ रिसर्च टॉपिक बता रहा हूं जिसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है उनके लिए भी ये टेंटेटिव हैं, एक प्रकार के सब्जेक्ट हैं। अब इन सब्जेक्ट में आप क्या संशोधन कर सकते हैं वो देखिए। ये आपके बिजनेस रिसर्च टॉपिक फॉर कॉलेज स्टूडेंट, बिजनेस डिफरेंसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, impact of startup on local economies, management approaches in different cultural spaces, business risk calculation, family owned company, monopoly on the market, differences in international copyright law, internet versus offline advertising, consumer behavior changes in critical times, outsourcing workforce, prospect and consequences,
ये कुछ एक टॉपिक हैं, इनको आप लोग अपने रिसर्च के लिए चुन सकते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स रिसर्च के जो टॉपिक हैं, यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक मॉडल, इंटरनेशनल ट्रेड सैंक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन, अभी जैसा रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में दिखाई दे रहा है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो ट्रेड सैंक्शन लगाई जा रही, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, उससे विभिन्न राष्ट्रों के आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विश्व आर्थिक विकास कैसे हो रहा है, चेंजेस इन द बिजनेस मॉडल ड्यू टू वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन, हाउ कल्चरल डिफरेंसेस अफेक्ट इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक पावर अकॉर्डिंग टू रेस एंड एथनिसिटी, एनर्जी मार्केट पोटेंशियल, foreign investment and their impact on local economy, correlation between immigration and unemployment, impact on tourism growth and local economy. ये इकोनॉमिक्स के कुछ एक रिसर्च फील्ड हैं। अब ये फाइनेंस के रिसर्च टॉपिक में रोल ऑफ कारपोरेट इन्वेस्टमेंट इन लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज फाइटिंग पॉवर्टी, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इन एशियन कंट्रीज, comparison of banking system, financial challenges of company in emerging economies, what causes financial crisis, why mutual funds are popular, cryptocurrency trend, private equity investment, prospect and consequences, security for online banking and restriction। तो ये कुछ एक मैंने आप लोग को टॉपिक दिए, इन टॉपिक के ऊपर आप लोग रिसर्च का ये डेवलप कर सकते हैं। जो आवश्यक अप्रोच अपनानी है, कैसे इसमें अब आपको रिसर्च डिजाइन तैयार करना है, ये जस्ट एग्जाम्पल हैं। इससे मिलते जुलते भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, लेकिन एक जो थ्रस्ट एरिया जो रहते हैं, जो अभी वर्तमान में जो थ्रस्ट एरिया चल रहे हैं, उनका मैंने उल्लेख किया है। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मेरी बातों को ध्यान से आपने